आज हम बात करने वाले हैं एस्क्युलस की। एस्क्युलस का बर्थ 525 बीसी में इल्यूसियस टाउन जो एथेंस के पास है वहाँ हुआ था। इन्हें द फादर ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे डायलॉग और ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। ये एंशियंट ग्रीक क्लासिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लगभग 70 से 90 प्लेज लिखे, लेकिन आज उनमें से 7 ही सर्वाइव करते हैं। इनके फादर का नाम था यूफोरियन और ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब हम बात करने वाले हैं कि वाई इज एस्क्युलस इम्पोर्टेंट, कि एस्क्युलस क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें उनको क्यों पढ़ना चाहिए, ये उनको क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि इन्होंने ही सेकंड एक्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे फिर डायलॉग और इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल हुई, क्योंकि पहले तो सिर्फ कोरस होता था। इन्होंने ही स्टोरी टेलिंग को मिथोलॉजी और मॉरल लेसन के साथ कनेक्ट किया था। इन्होंने ड्रामा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सीरियस मैसेज देने का मीडियम भी बनाया था। इसलिए हम एस्क्युलस को पढ़ते हैं। एस्क्युलस एक सोल्जर भी थे। इन्होंने पर्शियन वॉर, मैराथन वॉर और स्लामिस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। इनके जो ब्रदर थे सिनेजीरियस, इनकी डेथ बैटल ऑफ मैराथन में हुई थी। जो बैटल ऑफ मैराथन था ये ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच लड़ा गया था। अब हम बात करने वाले हैं इनके मेजर वर्क्स की। इनका जो पहला मेजर वर्क है वो है द पर्शियंस। ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। ये जो ट्रेजेडी है ये इस्लामिस वॉर पर बेस्ड है। इस वॉर में ग्रीक्स थे, उन्होंने पर्शियंस को डिफीट कर दिया था। किंग ऑफ पर्शिया को लगा कि वो ग्रीक को आसानी से हरा देगा, क्योंकि ग्रीक था वो एक छोटा देश था। पर जब पर्शिया ने ग्रीक को पर आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, तब ग्रीक ने अपनी सेना, मजबूत सेना के कारण पर्शिया को हरा दिया। पर्शिया को इसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा अपनी गलती का। उसके लाखों सैनिक मर गए, उसके जहाज डूब गए और उसके जो किंग ऑफ पर्शिया थे उनकी भी डेथ हो गई। तो इसके अंदर हमें थीम देखने को मिलती है वॉर कॉन्सिक्वेंस, कि कैसे जो पर्शिया के किंग थे उनके वॉर का कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा। प्राइड की उन्होंने, उनको अपने ऊपर प्राइड था कि वो एक छोटा देश है लेकिन मैं उसको हरा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका प्राइड धरा का धरा रह गया। अगली थीम है डिफीट, कि जो ग्रीक है उसने पर्शियंस को हरा दिया था। इनका जो अगला मेजर वर्क है वो है ओरेस्टिया ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है कि इसके अंदर 3 प्ले शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्रिलॉजी की स्टार्टिंग सबसे पहले एस्क्युलस ने ही की थी। इनकी जो ओरेस्टिया ट्रिलॉजी, इसके अंदर 3 प्ले शामिल है। इनका जो पहला प्ले है वो है अगेमेन। इस प्ले में दिखाया जाता है कि ट्रोजन वॉर में जीतने के लिए किंग अगेमेन ने अपनी बेटी इफिजेनिया की बलि दे दी थी, और वो जब वॉर से लौटते हैं तो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जो अगेमेन की वाइफ होती है वो उनको मार देती है। फिर इनकी ट्रिलॉजी का जो सेकंड प्ले है वो है द लाइमेशन बियर्स। ये ओरेस्टिया ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर ओरेस्टस अपने फादर अगेमेन की ग्रेव पर जाता है। वहाँ लाइमेशन चढ़ाता है, मतलब पानी, दूध, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ाता है। इसी वजह से इस प्ले का नाम लाइमेशन बियर्स है। ओरेस्टस की सिस्टर इलेक्ट्रा भी वहाँ ग्रेव पर आती है। कोरस के साथ मिलकर वो दुख मनाते हैं अपनी फादर की डेथ का। जो ओरेस्टस और इलेक्ट्रा है ये दोनों डिस्गाइज होके आते हैं, तो एक दूसरे को पहचानते नहीं है ये लोग। फिर इलेक्ट्रा प्रे करती है कि गॉड कोई आए जो मेरे फादर की डेथ का बदला ले। फिर ओरेस्टस और इलेक्ट्रा एक दूसरे को पहचानते हैं, उनका रीयूनियन होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेंगे। फिर वो इसीलिए अपनी जो मदर होती है उनको मार देते हैं और अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेते हैं। इस प्ले में हमें थीम देखने को मिलती है रिवेंज साइकिल, गिल्ट। अगली थीम है द फैमिली कर्स। जो इस ट्रिलॉजी का लास्ट और थर्ड प्ले है वो है द यूमिनिडीज। ये प्ले सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिवेंज सिस्टम लीगल जस्टिस सिस्टम में चेंज हो जाता है। हम इस प्ले में देखते हैं कि जो फ्यूरीज है वो ओरेस्टस का पीछा करती है। जो फ्यूरीज है वो रिवेंज की गॉडेस है, इसलिए उनको लगता है कि ओरेस्टस ने गलत किया अपनी मदर को मार के, इसलिए वो उसको परेशान करती है, उसका पीछा करती है। तो जो ओरेस्टस है वो भागकर ओपोलो के टेम्पल में चला जाता है। ओपोलो उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको फुल सपोर्ट करता है कि तुमने जो भी किया वो सही किया, तुम्हारा फर्ज था कि जिसने तुम्हारे पिता की डेथ, मतलब जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की डेथ हुई है, तुम उससे बदला लो। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ओरेस्टस होता है वो एथेना चला जाता है, गॉडेस एथेना। फिर गॉडेस जो एथेना होती है वो एक कोर्ट इस्टेब्लिश करती है।
जो गॉडेस एथेना होती है ये है ना न्याय की गॉडेस होती है, जस्टिस की गॉडेस होती है। फिर जूरी वोट देती है, वोट इक्वल हो जाते हैं। फिर गॉडेस एथेना का लास्ट वोट बचता है, उस वोट पे ही सब कुछ बेस था। गॉड एथेना होती है वो ओरेस्टस के सपोर्ट में वोट कर देती है। फिर जो फ्यूरीज होती है उससे नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, फिर एथेना उन्हें समझाती है। इसके अंदर हमें थीम देखने को मिलती है जस्टिस सिस्टम। अगली थीम है रोल ऑफ एथेना। अब भी ट्रिलॉजी के 3 प्ले यहाँ पे खत्म होते हैं। फिर इनका अगला प्ले हमें देखने को मिलता है सेवन अगेंस्ट थीब्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि किंग जो ओडिपस है उनके दोनों बेटे हैं एटिक्योलिस और पोलियोनाइसिस। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम एक साल के लिए है ना थीब्स पर रूल करेंगे, लेकिन एटिक्योलिस 1 साल होने के बाद में है ना इनकार कर देता है थीब्स मतलब शासन को छोड़ने के लिए। फिर जो पोलिनाइसिस होता है वो और योद्धाओं के साथ मिलकर थीब्स पर आक्रमण करने की तैयारी करता है, अटैक करने की तैयारी करता है। और थीब्स में 7 गेट थे, 7 गेटों पे दोनों भाई अपने अपनी सेना तैयार कर देते हैं। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जो लास्ट गेट है उस पर दोनों भाई आपस में लड़ते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। इसके अंदर हमें थीम देखने को मिलती है सिविल वॉर की, कर्स की, पावर एंड एम्बिशंस की एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की। अगला प्ले है वो है सप्लायंट्स। ये प्ले डे नाइट्स की स्टोरी है। डे नाइट्स 5 वीमेंस होती है, उनको डे नाइट्स कहा जाता है। जो मतलब उनको है ना फोर्सफुली उनसे मैरिज की जा रही थी उनके कजन्स के द्वारा, इसलिए वो भाग कर एरगोस चली जाती है इजिप्ट से। और फिर एरगोस के जो किंग होते हैं उनसे हेल्प मांगती है। फिर एरगोस के जो किंग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी मदद करूंगा तो इजिप्ट से वॉर करना पड़ेगा, अगर इनकी हेल्प नहीं की तो गॉड मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो सप्लायंट्स होते हैं उनको रिजेक्ट करना पाप माना जाता था। फिर वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, फिर वो पब्लिक से पूछते हैं, एरगोस की पब्लिक से। फिर पब्लिक वोट करती है कि इनको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। या हमें डेमोक्रेसी का अर्ली एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। फिर इजिप्ट के लोग उनको जबरदस्ती ले जाने आते हैं, फिर एरगोस के लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगला जो वर्क है वो है प्रोमीथियस बाउंड। इसके अंदर हमें एक टाइटन की स्टोरी देखने को मिलती है जो ह्यूमंस को आग प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।